बड़ा नाम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, खासतौर पर इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल बनी हुई है उसको लेकर। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अफगानिस्तान के दिल यानी काबुल के एयरपोर्ट के आसपास अगर दाइश अटैक करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, तो क्या ये खदशा यहां पर भी मौजूद है कि दाइश के स्लीपर्स पाकिस्तान के अंदर हो और खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का वाकया यहां पर हो जाए? ऐसा कुछ हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये भारत की बहुत अरसे से कोशिश रही, जब से दाइश को अरूज हासिल हुआ इराक में, शाम में। अब तो वो शिकस्त खा गए, जी। लेकिन उसी वक्त भारत ने काबुल में यानी अफगानिस्तान में खुरासान चैप्टर क्रिएट किया, और इसमें जो लोग हैं वो बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान ही हैं, जो कि मुख्तलिफ ग्रुपों से लेके या उन्होंने सप्लेंडर ग्रुप से उनको इकट्ठा करके तो एक खुरासान चैप्टर बना दिया और एक टीटीपी चलता रहा। जी। ये खुरासान चैप्टर बड़ा इफेक्टिवली पाकिस्तान में उन्होंने इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ दरगाहों पे बड़े हमले हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी वाले पे भी हुआ, सेवन शरीफ में हुआ। फिर आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में एक दूर दराज वो दरगाह थी, उस पे हुआ। ये कई जगहों पे इन्होंने बड़े शदीद, और फिर ये शिया हजरात पे भी करते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने इन हमलों का तो जो कुछ था वो मुकाबला वगैरह किया, लेकिन हमारी एफर्ट यही थी कि ये पाकिस्तान में कहीं अपना कोई सेल ना बना सके। चुनांचे बलूचिस्तान में इन्होंने एक दो दफा कोशिश की, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके तो उनको खत्म कर दिया गया। आज यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज सेल मौजूद नहीं है या कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है दाइश का। अगर कोई है तो वो टीटीपी ही है, जो कि दाइश के नाम पे, खुरासान चैप्टर के नाम पे वो आके यहाँ कोई अगर कर ले तो वो भी मैं समझता हूँ आजकल वो भी मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा कि जो थोड़ा बहुत टेररिज्म हो रहा है वो या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में है, या फाटा में, या एक्स जो हमारा पहले फाटा था, इनके बाद इलाकों में होता है। हमारे जो शहरी इलाके हैं वो बहुत हद तक महफूज हो चुके हैं, उनमें ये नहीं कर सके। चले, एक तो बात तो उस लिहाज से तसल्ली बख्श है जनरल साहब, एक बात तो तसल्ली बख्श है कि पाकिस्तान के अंदर आप इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि दाइश के स्लीपर सेल्स नहीं है, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो चुका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अफगान तालिबान एंड तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी में मुलविस रहे, जिन्हें टीटीपी का नाम दिया जाता है। इन दोनों तालिबान के दरमियान कोई फर्क हमें करना चाहिए, या बतौर पाकिस्तानी हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में? नहीं, ये फर्क हमें ये करना है कि टीटीपी जो है वो उसका कोई असूल नहीं है, वो बिल्कुल किसी बुनियाद पे नहीं। उनका जिस जिस तरीके से वो बने और फिर उनको इस्तेमाल किया भारत ने, वो टोटली शरपसंद है, छोटा टोला है। वो कोई पाकिस्तान के लोगों की आवाज नहीं है। जो अफगान तालिबान थे वो हुकूमत में बैठे हुए थे, जिनको ताकत के जोर पे आके निकाला गया। अब अमेरिका खुद असूल वदा करता है, तालिबान को कहता है कि अगर आप ताकत के जोर पे काबुल पे कब्जा करते हैं तो वो तो किसी को कबूल नहीं होगा, और दुनिया को अपने कब्जे के बारे में कुछ नहीं कहते, जो ताकत के बलबूते पे उन्होंने अफगानिस्तान पे किया। तो तालिबान जो है वो वहां पे ना सिर्फ ये कि वो अपनी खोई हुई हुकूमत को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे अफगान तालिबान, बल्कि उसके साथ साथ वो एक नेशनल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, जहां वो जो शरीयत जिसकी बात करते हैं कि हमने वो नाफज करनी है, उसके लिए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस वजह से, और वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, कुछ छोटी मूवमेंट नहीं है। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोगों ने तालिबान का साथ दिया जब उनकी हुकूमत 90s में बनी थी। 1996 में जब वो हुकूमत में आए हैं तो पूरा अफगानिस्तान तंग था उस वक्त मुजाहिदीन से। वो जो मुजाहिदीन वारलॉर्ड्स थे उनसे तंग थे, उन्होंने लोगों की जमीनों पे कब्जे किए, लड़कियां उठा ली लोगों की, वो इस कदर गदर मचा। तो तालिबान तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ थे। ये सिर्फ शोर मचाया शुमाली इत्तेहाद वालों ने, जो कि ज्यादातर मॉडर्नाइज किस्म के लोग थे, यूरोपियनाइज थे, जिनके यहाँ पर्दा वर्दा नहीं था, लिबास जो है वो यूरोपियन टाइप पहनते थे। उन्होंने बहुत सारा चर्चा किया और मगरबी दुनिया ने हमायत कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज उनको भी तालिबान अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। तो इस वजह से वो मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे
पाकिस्तान में इन लोगों ने, जो टीटीपी लोग हैं, इन्होंने सिर्फ इंतशार किया, इंडिया से पैसे लिए, उन्हीं का इन्होंने मौक़िफ़, उन्हीं का जो एजेंडा था उसको प्रमोट किया, सिर्फ खूनरेज़ी करते रहे। उनको भी पता है कि ये जो शरीयत जो वो कहानियां करते हैं वो उससे मुखलस नहीं है, अगर है तो कहाँ वो लागू कर सकते हैं उसका। पाकिस्तान में ऐसी सोसाइटी है कि कराची से लेकर खैबर तक कोई भी उनको वेलकम नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि एक इंतशार की ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी जो है वो वहां पे अमन का पैगाम लेके आई है, आम माफी उन्होंने दी है। ये आप सोचिए कि कितने उनके ऊपर खुद जहाजों से हमले करते रहे, अमरीकी करते रहे, सारे उनके गद्दार अपने पानी करते रहे। पहाड़ जैसा बड़ा दिल चाहिए उनको माफ करने के लिए, आम माफी देने के लिए, लेकिन उन्होंने दी। तो ये वाज़ेह है कि वो तो अमन का पैगाम लेके आए, उन्होंने किसी को मारा। अब जनरल साहब, इंडिया एक वावेला करता है और वो बार बार ये वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान ने इस प्रॉक्सी वॉर में तालिबान को काबुल के ऊपर टेक ओवर करने में मदद की है। अब मुझे आपसे पूछना यह है कि ये बेसिकली अफगान तालिबान की जीत है या इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में नाकामी और उनकी शिकस्त है? देखिए, ये चीज वादे थी जी कि अगर तालिबान की हुकूमत आती है तो इंडिया को शिकस्त हो जाएगी। उसकी वजह बड़ी सीधी है, इंडिया की जितनी भी मेहनत थी अफगानिस्तान पे, ये बदनीयती पे मबनी थी, अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए नहीं, ना ही उनकी ये कोशिश थी कि अफगानियों के साथ उनको कोई खास मोहब्बत है। एक मुसलमान मुल्क है, मुसलमानों के साथ जितनी उनको नफरत है वो आपको उनके अपने मुसलमान जो भारत में हैं उनसे पता लग जाता है कि एक गाय जो है वो उनके लिए ज्यादा मुकद्दस है, और गाय रक्षा के नाम पे मुसलमानों को सड़कों के ऊपर लिंचिंग करते रहे। ना मुसलमान को इंसाफ मिलता है, वहां पे नौकरी मिलती है, वहां पे तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो अफगानिस्तान में उनको क्या मोहब्बत थी, जाके पैसा लगाना शुरू कर दी। वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक मुखासमत थी जो अफगानियों के अंदर नफरत पैदा करके वहां की सरजमीन इस्तेमाल की और पाकिस्तान में इंतशार पैदा किया, दहशतगर्दी कराई। मैं हमेशा कहता हूं, हम ये कहते हैं कि ये वॉर ऑन टेरर पे हमारे 80,000 लोगों की कुर्बानी हुई, हमारी कुर्बानियों को लोगों को तस्लीम करना चाहिए। ये कुर्बानियां नहीं थी, ये भारत ने कत्ल किए हैं 80,000। यहाँ भारत कातिल है, इनका मुजरिम है भारत। हमें पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए था कि हम कोई ऐसे लोग नहीं है कि हम दहशतगर्दी में कुर्बानियां देने के लिए घर से निकले हुए हैं। जो दहशतगर्दी कर रहा है वो आपके लोगों को कत्ल कर रहा है। और हमें तो इसका मुतालबा करना चाहिए था अमेरिका से भी कि जनाब ये जो 80,000 लोग मारे गए हैं, वॉर ऑन टेरर आप लेके आए थे, इनके खानदानों को कफालत का इंतजाम करके दें। ये तो भूखे मार दिए आप लोगों ने, 80,000 लोग मार के आप घर चले गए और हमें आप कहते हैं कि जनाब हम तालिबान का साथ देते रहे, हम अमन का साथ देते रहे। हमने हर दफा ये कहा कि जनाब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी, अमन लाने के लिए बातचीत जरूरी है, और जो भी मुल्क बातचीत की तरफ आएगा, अमन लाने की तरफ आएगा, हम उसके साथ हैं। हमें अमेरिका से गर्ज नहीं, भारत से गर्ज नहीं, हमें रशिया, चाइना, कोई नहीं, कोई मुल्क दुनिया का जो अमन की बात करे। और हमने कहा नहीं, बार बार हम कहते रहे कि हमें अफगानिस्तान का अमन अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा अमन जुड़ा हुआ है। और फिर आप वादे है कि हम उधर सेंट्रल एशिया की तरफ सी पैक को ले जाना चाहते हैं। हम कैसे वहां पे शैतानियत पैदा करेंगे, इंतशार पैदा करेंगे? हमारी तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो आज लिंक्ड है उस खिते के अमन से। राइट। अच्छा, अब जनरल साहब, बड़ी बड़ी आप ना जबरदस्त बात कर रहे हैं। आपने इंडिया की बड़ी खुलकर ना उनकी जो उनका जो असल चेहरा है वो बेनकाब किया है अपनी इस गुफ्तगू में। तो यहां पर मुझे उन लोगों के बारे में भी पूछना है जो पाकिस्तान में बैठकर जाने अनजाने में भारत के आलाकार बनते हैं और एक खास शेल्टर के साए में मुसलसल अपनी अफवाज के खिलाफ और हमारा जो स्टेट का एक अहम तरीन सुतून है उसके खिलाफ खड़े होकर हर्जा सराई करते हैं। उनको आप क्या मैसेज देंगे? वो ये क्या कर रहे हैं जाने अनजाने में? उनको अफगान तालिबान अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उनको इंडिया जरूर अच्छा लगता है। उनके लिए वो अपने वो जो खास एक दानिश्वर तबका है जो अपने आप को खुद साख्ता रोशन ख्याल डिक्लेयर करने पे तुला हुआ है, व्हाट्स योर मैसेज फॉर देम सर? देखिए, बात यह है कि माशरे में गंद जरूर होता है, हर माशरे में ये चीज होती है। बड़े अच्छे माशरे में भी तवाइफें मौजूद होती हैं, आपको पता है। ऐसा ही है। वो अपनी जिस्म फरोशी आप उन्हें हमारे मुआशरे की तवाइफ कह रहे हैं?
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस्म फरोशी का काम करते हैं वो भी, मतलब औरतें ही हैं, लेकिन एक वो औरतें हैं जिनको सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया, हर कोई कहता है कि भाई उनका तकद्दुस, उनके लिए मुकाम, उनकी इज्जत, वो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, और वो शर्म हया भी रखती हैं। फिर वो भी औरतें ही हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात मजबूरी के तहत, कि वो किसी उनके उनका ज़रिया आमदन यही है कि वो इंतशार फैलाएं या ऐसी बकवास करें जिससे कि ये काम हो, और वो अपने जिस्म फरोश कर देती हैं आमदन की खातिर। उनका रोजगार ही शायद मजबूरी है, यही है। तो बात यह है कि माशरे में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, बाज़ का रोजगार यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करें और उनको 4 पैसे कहीं से मिलते रहें। बाज़ वैसे ही समझते हैं कि उनको इस चीज की वजह से प्रोमिनेंस मिलती है। आप बाज़ बाज़ पार्टियां देखें, जो पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन आप मसलन महमूद खान अचकज़ई की पार्टी पख्तूनख्वा मिली पार्टी, जी। उस पार्टी की पाकिस्तान में कोई हैसियत है, लेकिन महमूद खान आपको हर जगह नजर आता है। उसकी वजह यही है कि उसका एक ही काम है, पाकिस्तान के खिलाफ बकबक करनी। जब आप करते हैं, आप मीडिया में भी रहते हैं, आपको मुंह भी लगाते हैं लोग, तो वो, और फिर अफगानिस्तान से पैसे भी मिलते हैं। तो ये वो चेहरे हैं और चांदे इसके अलावा भी दो तीन नाम हैं जो अफगान तालिबान के आने से बड़ा वावेला मचा रहे हैं। एक तो वो पीटीएम वाले हैं, दावड़ हैं, मंजूर दावर है। पश्तीन है। नहीं, खास तौर पे पीडीएम के ही हैं, अफरा खट्टक है, बुशरा गौहर हैं, ये वो लोग हैं जो पीडीएम के साथ ही हैं। और इन सबको बड़ी बड़ी ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि इनका रोजगार लगा हुआ था अशरफ गनी के साथ। अब आज अशरफ गनी के अपने लोग कहते हैं कि जी वो इतना करप्ट, उसने सारा करप्ट टोला पाला हुआ। और मैं आपको बताऊं कि ये अगर कभी तहकीक हो तो अफगान, ये जो जो अमेरिकन आर्मी जो यहाँ रह चुकी है जी, अल्टीमेटली बाकी सारी चीजें छोड़ दें, जो प्रेडोमिनेंट कॉज निकलेगा इनकी मार खाने का, वो करप्शन निकलेगा। जमील, करप्शन जो है ये माशरे की तबाही का सबसे बड़ा जरिया है। हराम का माल होता है, वो हर बुराई में खर्च किया जाता है। वो अपने वतन फरोशी से कमाया होता है, वो वतन को धोखा दे के कमाया होता है, वो वतन के वसाइल लूट के कमाया होता है। जब इंसान के अंदर इतनी बेगैरती आ जाए कि वो आपको जो वतन, जिसके रखवाले आपको बनाया गया, जिसके जराए वसाइल वोट के जरिए या वैसे आपको अमानतदार समझ के दे दिए गए, आप उसी में खयानत कर रहे हैं बैठ के, तो फिर शर्म या तो खत्म हो गई। सो वो आपकी का बायस बनते हैं। यहाँ पे अमेरिका पॉपुलर नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका एक अच्छी गाय थी जो दूध दे रही थी, जिसको ये निचोड़ रहे थे। हकीकतन आम आदमी इस करप्शन से भी और अमेरिका से भी तंग। एक बार अफगानियों की जो 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 उनकी नफ्सियात है वो यही है कि बाहर के हुक्मरान को वो पसंद नहीं करते, लेकिन पैसा जब उनकी जेबों में डाला जाता है तो वो वक्ती तौर पे बर्दाश्त कर रहे हैं उसको। तो करप्शन बहुत बड़ा एक, और ये मैं इसलिए खासतौर पे हाईलाइट कर रहा हूँ जी, कि ये हमारा भी बहुत बड़ा मसला है। हमने भी 10-15 साल में जो अपनी सोसाइटी डेवलप की है, ये करप्ट माफिया की सोसाइटी है। मैं बड़ी मिसालें देता हूं, लेकिन इसमें एक मिसाल छोटी सी दे दूं। जहांगीर तरीन, उसकी पॉलिटिकल हैसियत वैसे कोई नहीं थी। जिस दिन वो उसको ये उसका केस खुला शुगर मिल वाला, तो वो जहाज लेके इंग्लैंड चला गया। एक भी आदमी उसको कोई एयरपोर्ट में सी ऑफ करने वाला नहीं था। वापस आया, एक भी रिसीव करने वाला नहीं था। जिस दिन उसके ऊपर करप्शन का बाकायदा केस बना और अदालत शदालत जाना शुरू हुआ, 40 आदमी तो अपनी पार्टी में से फूल फेंकने वाले निकल आए। ये अलमिया है, अलमिया है। अलमिया। तो ये है, करप्शन के हमायती इतने ज्यादा हैं, वो इमरान खान की पार्टी हो या दूसरी, ये चीजें आगे बढ़ नहीं रही। इसी वजह से कि हमारी सोसाइटी में करप्शन को एक आम जिंदगी का तौर तरीका समझ लिया गया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसमें जो मुलव्वस होगा उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकी जाएंगी, ग्लोरीफाई किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब जनरल साहब, एक परसेप्शन बड़ा वाइडली स्प्रेड हो रहा है और आपसे बेहतर उसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकता। लोग मुझसे भी सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि हम तो एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे और हमने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान की सरजमीन अफगानियों के लिए और अमरीकियों के लिए खोल दी है और यहां पर वो सेटल होकर जो करना चाहें कर सकते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, ऐसा है या नहीं है? और अगर नहीं है तो प्लीज इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है इसके ऊपर कमेंट।
देखिए, ये फिर वो डिसइंफॉर्मेशन है, शैतानियत है जो फैलाई जा रही है, और समहाउ मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी इसमें कंट्रीब्यूट बन गई, वो भी चला रहे हैं। ये गलत है। पाकिस्तान ने उनको सिर्फ ट्रांजिट फैसिलिटी दी है, और ये एक आपके लिए खासा बड़ा इनकम का जरिया भी बना है। एक वक्त थी, 2 4 6 दिन हफ्ते की बात थी, आपके होटलों में भी लोग आके रात रहे हैं, आपके PIA ने दबा के फ्लाइट चलाई हैं, आपने पैसा कमाया। ये दुनिया दुनिया शुक्रगुजार भी है उस पे, क्योंकि अब काबुल एयरपोर्ट से इतनी ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो जनरेट नहीं की जा सकती थी, हालात वहां बड़े खराब थे। तो ये तय किया गया कि जनाब आप लोगों को फेरी करें, काबुल से पाकिस्तान पहुंचाएं, जहां से मुख्तलिफ एयरलाइन या मुख्तलिफ फ्लाइट जाती हैं, वहां से आप उनको बाद में इनखला कर सकते हैं। परसों तक 8,000 लोग यहाँ आ चुके थे, और 8,000 ही अगले दिन तक जा चुके थे। राइट। यहाँ उनका ठहरने का, टिकने का कोई ना जरिया है, ना इंतजाम है, ना ही हुकूमत इजाजत देती है। यानी हमारी स्टेट जो है वो एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी पर जो अमल पैरा थी वो आज भी उसी पर अमल पैरा है। ये इधर उधर से डेंट पहुंचाने के लिए अपने ही लोग हैं जो प्रोपेगेशन कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, असल मकसद ये था कि इन लोगों को वहां से, क्योंकि 30-31 तक इनको कहा कि सारे निकल जाएं, तो तालिबान की मदद भी हो गई कि 31 तक उनको काबुल एयरपोर्ट मिल जाएगा, और इन लोगों की भी मदद होगी जिन्होंने वो डेडलाइन पूरी करनी थी, वो वहां से निकल गए। तो एक अलमिया, इंसानी अलमिया वहां बना हुआ था, आपने एक इंसानियत की मदद भी कर दी, जिससे मुल्क की नेकनामी हुई, और दूसरी तरफ आपकी होटलिंग इंडस्ट्री और आपके एयरलाइन ने पैसे भी कमाए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा सर, आई हैव अ वेरी नेगेटिव लास्ट क्वेश्चन सर, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, लंबा हो जाएगा वीलॉग और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। लास्ट क्वेश्चन ये है कि तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान आपके पास क्या मालूमात है कि कोई मुआहदा हो चुका है, अब जंग खत्म हो चुकी अमेरिका के जाने के बाद, या अभी भी इट इज ए बैटल फील्ड और किसी वक्त भी ये इग्निट कर सकती है अहमद मसूद की कार्रवाइयों से? देखिए, बुनियादी तौर पे ना अहमद मसूद लड़ना चाहता है, ना ही तालिबान लड़ना चाहते हैं। लेकिन अहमद मसूद की जो मुश्किल थी, जो उसकी है एक, आप कह लीजिए कि डिफिकल्ट पोजीशन, वो ये है कि वो अकेला तो एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है, बाहर रहा है 3 साल पहले वो अफगानिस्तान आया, उससे पहले वो बाहर था। तो यहाँ आके जो कबीले के लोग हैं या अमरुल्लाह सालेह या इस तरह के लोग जो गिरद हुए पड़े हैं, वो उसको उकसा रहे हैं कि तुम जंग लड़ो, जबकि वो मायल है बातचीत की तरफ। इनिशियली जो बातचीत खराब हुई वो ये कि उसकी डिमांड बड़ी थी, उसने 6 सूबों में गवर्नर मांगे और 2 वजारतें मांगी मरकज में, उनमें एक वजारत खारजा थी जो कि तालिबान ने नहीं मांगा। लिहाजा अब फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ थोड़ी चीज के लिए सेटल हो जाएगा। गवर्नर 6 नहीं तो 4, क्योंकि 34 सूबे और स्टेक होल्डर्स हैं काफी। तो अगर एक छोटा स्टेक होल्डर 6 ले जाए, तो जो बड़े स्टेक होल्डर है वो कहेंगे हमें 10 दो, तो फिर ये तो गवर्नर 2-3 में बट गए, तो तालिबान के हिस्से में कुछ ना आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये रिजॉल्व होगा जब उसको वो सारा सामने रखेंगे कि भाई ये स्टेक होल्डर्स हैं, तुम अपने अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा लो, तो बात चल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा। अहमद वली मसूद के साथ भी इनका माहिदा हो जाएगा, क्योंकि तालिबान कत्ल गारत की तरफ नहीं जाना चाहते। राइट। सर एक और आखिरी सवाल, मतलब इसी से रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट। जो बाइडेन ने जो बात की है हाल ही में, और ये वो शख्स है, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही। आपका जिस तरह से आखिरी तैयारा यहां से उड़ान भर के गया, जितने लोग उसके परों से पे बैठ के नीचे गिरे और मरे हैं वो अलग मैटर है, और वहां आप पहुंचते हैं और धमाके के बाद ये कहते हैं कि हम तो आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, हम चुन चुन के उनको मारेंगे। तो पिछले 20 साल में उन्होंने क्या किया है कि अमरीकी प्रेसिडेंट वहां पर खड़े होकर यह स्टेटमेंट देते हैं? ये बुजदिल होने की निशानी है या वाकईतन अमरीका दोबारा से कोई इरादा रखता है टेक ओवर करने का? टेक ओवर नहीं, अभी अपने ट्रुप्स कभी भी जमीन पे नहीं उतारेंगे। ये ड्रोन हमलों की एक कहानी है जो कि इन्होंने कहानी बनाई है। मैं जो जितना भी इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर चुका हूं, कर सका हूं, अफगानिस्तान से डायरेक्टली किसी ने भी अमेरिका के 13 फौजी मरे हुए नहीं देखे। कोई ताबूत नहीं इनके देखे, कोई कॉफिन जाते हुए नहीं देखे, कोई डेड बॉडीज नहीं देखी।
जितने क्लिप्स आपने मैंने सबने देखी हैं, उसमें अफगानी बेचारे उनके आधा बिखरे हुए वो कटे फटे आपको मरे हुए नजर आए हैं, अमरीकी कोई नहीं। सो लगता ये है कि ये इन्होंने कहानी बनाई है, एक आध हमला और करवाएंगे। इनको इससे चंद फायदे हुए, एक तो ये कि जो ये अफगानियों को धड़ाधड़ अमरीका ले जाने का जो मसला बना हुआ था इनका, वो किसी हद तक टल गया। ये बहुत सारे को मारे गए, कुछ लोग वैसे बददिल हो गए या कुछ जो भी, बहरहाल ये एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि इनको ड्रोन हमलों का बहाना मिल गया, बहाना इन्होंने बना लिया। अब ये ड्रोन हमले करते रहेंगे और असल में आप देखेंगे ये एस्केलेट करेंगे, और जितना इक्विपमेंट ये तालिबान को छोड़ आए हैं पीछे, अपना जो तालिबान के हाथ लगा है उसको तबाह करें। जो बार बार शोर मच रहा है अमेरिका में कि 85 बिलियन डॉलर का असला जो है वो तालिबान के हम हवाले कर रहे हैं, दुश्मन के हाथ चला गया, वो आप देखेंगे कि ये अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तालिबान क्या करते हैं आगे, उसके लिए इनके ड्रोन गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते, ये चीजें तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इनकी प्लान यही है। और आप देखेंगे कि इसी हल्ले में भारत वहां पे इंतशार पैदा करेगा, टेररिज्म होगा। ये अफगानिस्तान को तालिबान के नीचे स्टेबल नहीं होने देंगे, ये इनकी पूरी कोशिश होगी। बाकी अल्लाह की मर्जी है कि स्टेबल हो जाए, अल्लाह ताला को हल निकाले, लेकिन इनकी पूरी कोशिश होगी कि वहां स्टेबिलिटी ना आए, ताकि वहां से टेररिज्म, टीटीपी वगैरह को ऑपरेट करने का मौका मिलता रहे, और ये पाकिस्तान में भी ऑपरेट कराएं और दूसरी जगहों पे भी अगर ईरान वगैरह में करवाना चाहें तो ये करवाएं। ये इनकी प्लान लगती है। और जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझा जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझा जाएगा। दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम मी। आखिरी जो 2 मिनट आपने बोला है, ये यकीनन एक ऐसी खबर है जो मैंने पहली दफा सुनी है कि अमेरिका इस तरह से प्लान करके कर सकता है, और ग्राउंड ट्रूप्स भेजे ना भेजे लेकिन ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को, और उनकी सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तज्जियाकार और पाकिस्तान के दिफाई शख्सियात में से चंद एक लोगों में से एक, आपने वक्त निकाला सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।